हाँ जी, लास्ट लेक्चर में समझा था कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, बेसिक ही पढ़े थे हमने कि क्या होता है केमिस्ट्री, क्या होता है, परिभाषा पढ़ी थी हमने इसके बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ क्या होता है, जो जिसका खुद का अपना क्या होता है, एक भार होता है और एक निश्चित आयतन घेर के रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारा पदार्थ होता है। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव, गैस, क्या इनमें अंतर होता है। फिर हमने पढ़ा था कि पदार्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जो होता है, तत्व व यौगिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और मिश्रण जो होता है वो समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, साथ में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे, जो अभ्यास प्रश्न किए थे। ठीक है, क्या होता है, साथ में कुछ आपको बताया था मैंने, मिश्र धातु बताई थी, एलओएस क्या क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलओए जो बताई गई है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, आज एक जो मेन कंफ्यूजन होता है यहाँ बच्चों को कि सर अणु, परमाणु और यौगिक, यौगिक के बारे में बता दिया है तो उनके बारे में बात करते हैं। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर जो होता है बच्चों को, सबसे पहले आता है कि सर अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है, भेद क्या होता है। सबसे पहले बात करते बेटा हम परमाणु। परमाणु एटम। बेटा परमाणु किसी भी पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई है। नेटवर्क इशू है बेटा क्या? सब देख लेते हैं परमाणु या एटम हमारा क्या होता है। तो बेटा परमाणु जो होता है जिसको एटम बोलते हैं, वैसे डाल्टन ने बोला था कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटा जो होता है कण, जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन की परिभाषा, ध्यान रखना। लेकिन परमाणु के बारे में बात की जाए तो पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई, इकाई जानते होंगे आप लोग, जैसे कोशिका पड़ी हुई, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्या हम कोशिका को बांट नहीं सकते क्या? कोशिका को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कोशिका के अंदर भी हमें क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है हमें। ठीक है, या हम बात करते हैं वहाँ कोशिका पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पर केंद्रक होता है। ठीक है, डीएनए होता है। इस प्रकार से कोशिका को भी और विभाजित किया जा सकता है। तो यही परमाणु जो होता है सबसे छोटी इकाई बोल रहे हैं। इकाई का मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यहां पर परमाणु जो हो गया वो हमारा क्रियात्मक इकाई, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करने वाला सबसे छोटा कण जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु बोलते हैं। ठीक है जी, तो किसी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में मूल रूप से भाग लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ये सबसे सही परिभाषा है, कंफ्यूज कभी नहीं होगे। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते, परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या छोटा कण, सबसे छोटी इकाई, या हम बोल सकते हैं कण, जो जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु, परमाणु एटम कहलाता है। परमाणु यानी कि एटम कहलाता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। किसी भी पदार्थ की, किसी भी, देखो ये पेन है, इस पेन को हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग दिलवाना है। ये हमारे पास में अगर बात करते हैं चाबी होगी हमारे पास में,
इस चाबी में लोहे के कण हैं, ठीक है। तो इस कण में भी सबसे छोटा वो कण जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया बात करते हैं, सपोज करो, देखो जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा है क्लोरीन। देखो प्रकृति में हाइड्रोजन H की अवस्था में नहीं पाया जाता है, H2 की अवस्था में पाया जाता है। इनकी खासियत होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन H2 की अवस्था में, अब ये H2 है ना, तो एक से ज्यादा यहाँ पर क्या होंगे बेटा, हमारे परमाणु हो गए, तो इसे हम बोलेंगे अणु बोलेंगे। तो ये हमारा अणु है, ये परमाणु नहीं है, तो इसमें एक से ज्यादा हो गया तो ये अणु हो गया। तो इसका एक अणु, ठीक है, अगर दोनों क्रिया करते क्या बनाते हैं, यहाँ पर HCl बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो बेटा ये है इसका अणु, बात समझना। एक से ज्यादा परमाणु मिलकर जो चीज बनती है, एक से ज्यादा परमाणु मिलकर जो पदार्थ बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा अणु हो गया। और यदि इसमें देखा जाए तो इस अणु में 2 परमाणु हैं। इस अणु में कितने परमाणु हैं, इस अणु में बेटा हमारे पास में 2 परमाणु हैं, ठीक है। और 2 परमाणु कौन से, दोनों ही परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन तत्व के हैं। किसके हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन प्रकृति में 2H की फॉर्म में नहीं मिलता है, प्रकृति में H2 की अवस्था में मिलेगा। हमें यह भी याद रखनी पड़ेगी कि प्रकृति में कौन सी अवस्था में मिलता है, तो हाइड्रोजन तत्व H2 की अवस्था में पाया जाता है, H2 अणु की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इन्हें अलग करके आप 2 परमाणु जरूर बना सकते हो, लेकिन स्थायी अवस्था कौन सी है, H2 में। तो ये H2 अणु है, इसमें 2 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ये क्लोरीन, ये भी हमारा क्या होगा, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमारा बात करें कि इसके अंदर जो बात होगी, ये भी हमारे पास में कितने, इसके अंदर 2 परमाणु है, क्या है, 2 परमाणु। और 2 परमाणु किसके हैं, 2 क्लोरीन परमाणु है। कौन से बेटा, हमारे यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु है, ठीक है जी। ये दोनों ही क्लोरीन परमाणु में, अब समझना यहाँ बात में वास्तविक रूप में हो क्या रहा है, ये एक हाइड्रोजन परमाणु और ये एक क्लोरीन परमाणु दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, HCl का अणु बना रहे हैं। ये भी अणु है, मैंने बोला ना, इसमें 2 परमाणु, ये वापस से अलग अलग एक HCl बनाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे क्लोरीन से मिलकर क्या बनाएगा, दूसरा HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो ये हमारे 2 यहाँ पे क्या बन गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बन गए। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, फिर से ये बना हमारा, यहाँ पर 2 अणु मिल गए, यहाँ पर में क्या मिले हुए हैं, 2 अणु मिले हुए। देखो यहाँ पर एक एक अणु था, यहाँ एक अणु, यहाँ एक अणु, आगे लिखा हुआ है तो 2 अणु। और इस 2 अणु में कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु। कितने हैं, 4 परमाणु। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है कि परमाणु जो होता है वो हमेशा कहता है कंजर्व रहता है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पे 2 + 2 करके देख लो, 4 परमाणु मिले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, 2 + 2 मिलके 4 परमाणु मिल रहे हैं। हो सकता है अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाए, परमाणुओं की संख्या कभी परिवर्तित होने वाली नहीं है, ठीक है। तो 4 परमाणु कौन कौन से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु प्लस 2 क्लोरीन के परमाणु है वास्तविक रूप से। हाँ समझ। अब हम फिर से बात करते हैं कि परमाणु होता है क्या। बेटा मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया था, हमारे इस हाइड्रोजन परमाणु ने भाग लिया था, जो कि मैंने यहाँ बता रखा। हाँ वैसे अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं होती है, अभिक्रिया आपको हमेशा इस प्रकार से लिखनी है, ये समझाने के लिए कि मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग हमारे किसने लिया था, इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु ने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, ठीक है। और ये अभिक्रिया में भाग लिया इन्होंने, और इन दोनों ने क्या मिला है, एक HCl का अणु, एक HCl का अणु है, ठीक है। तो वास्तव में किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा होता है परमाणु। वास्तव में सबसे छोटा कण, सबसे छोटा जो अंश होता है, जो क्रियात्मक अंश होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। यहाँ बात सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, हाँ या ना। ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, और ये भी एक पदार्थ है, सभी एक पदार्थ है। इन पदार्थ में हमारा सबसे छोटा कण कौन सा है, हाइड्रोजन परमाणु। इसमें कौन है, क्लोरीन परमाणु। इसमें कौन है, इसमें हमारा बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु। सबसे मेन बात ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं कि परमाणु को विभाजित फिर भी किया जा सकता है। बात समझ आई कि बेटा परमाणु को फिर भी हम विभाजित कर सकते हैं,
परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अकेला प्रोटॉन, अकेला न्यूट्रॉन और अकेला इलेक्ट्रॉन कभी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं का यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हमारे लिए सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई यहाँ पर कौन हो जाएगी, परमाणु होगा। वास्तव में यहाँ पर सबसे छोटी इकाई कौन होगी, परमाणु, क्रियात्मक। जीव विज्ञान में आप पढ़ते हो, जीव विज्ञान में तो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग से कोई अभिक्रिया करती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर कोई अंग बनता है क्या, नहीं, पूरा एक कोशिका बनता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए होता है, केंद्रक होता है, प्लाज्मा होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु में अलग अलग होती है। ठीक है, ये सभी मिलकर संयोजित रूप से क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक इकाई, जो मूल रूप से कार्य कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया कार्य नहीं कर सकता है। असमय तो अंग बनाना हो तो स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से कभी अंग नहीं बनता, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक, ऊतक से मिलते बनते हमारे अंग। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर क्रियात्मक इकाई जो बोलेंगे वो कौन है, परमाणु। तो परमाणु यहाँ पर क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया कर सकता है, क्रिया कर सकता है। बात समझ क्लियर है बात। यहाँ पर विभाजित करने से पूरी बात नहीं होती है, क्रिया कौन करता है, ये बात ध्यान रखना। क्या इस टॉपिक में किसी को दिक्कत है क्या, आया ना, बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं लो। ओके, ठीक है। हाँ, डाल्टन ने जरूर बोला था यहाँ पर, कि डाल्टन ने बताया था कि किसी अविभाज्य, एटम यानी विभाजित नहीं, यानी कि नहीं करने वाला, टम यानी कि उसमें क्या होगा, उसको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु नाम भले से बना अविभाज्य है, ठीक है। तो अविभाज्य कण होता है स्टार्टिंग में, जब पहले बात करते तो उसी प्रकार से, इतना आगे उसमें डीप में बात, नाम भले एटम इससे आया कि अविभाज्य, तो हमेशा बोल सकते हैं अविभाज्य इकाई जो हो गई। ठीक है बेटा, हाँ बात समझ आ गई सभी बच्चों को। आगे बढ़े, दूसरी परिभाषा बढ़े, ठीक है। चलो अभी इसमें परमाणु में और भी बातें करनी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि सर परमाणु के बाद में दूसरी डेफिनेशन हमारी कौन सी आ जाती है। हम दूसरी डेफिनेशन जो होती है हमारी, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो परमाणु के बाद में हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी किसकी, अणु की। अणु, अणु को इसमें बोलते हैं मॉलिक्यूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही टर्म को ध्यान रखो, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। कभी कभी क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत आ जाती है आपको, ठीक में कोई ऐसी टर्म हो जाए, पर्यायवाची बहुत होते हैं बेटा हमने हिंदी भाषा में, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझ में, अगर आपको इंग्लिश की टर्म बैकअप में अगर याद होती है तो कुछ जल्दी से सोल्व हो जाता है, अटकोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, ठीक है। और वैसे भी आगे जाके आपको इंग्लिश पढ़नी, तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण इंग्लिश तो आपको बाद में धीरे धीरे आ जाएगी, तो टेक्निकल टर्म को यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, अणु के बारे में बात करते हैं। तो अणु क्या होता है, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो हमारा पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ अणु कहलाता है। वास्तव में आगे, ठीक है। शुद्ध रूप से सभी की सभी वो होना संभव नहीं है, अणु यहाँ पर शुद्ध भी हो सकता है, यानी कि उसमें एक प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे इस डेफिनेशन में अणु में कभी भी ऐसी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर क्या सब सभी परमाणु एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। यदि अलग अलग परमाणु होंगे तो उसे बोलेंगे यौगिक अणु, जैसे HCl, ठीक है। और एक ही परमाणु है तो उसको बोलेंगे हम सामान्य अणु, ठीक है। सामान्य अणु कैसा हो गया, H2। वास्तव में तो कहेंगे एक से अधिक, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं। एक से अधिक
परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, अणु जो होता है फिर से हमारा दो प्रकार का हो, अणु फिर से हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब अणु जो होता है, एक होता है हमारा सामान्य अणु। क्या होता है? सामान्य अणु। सामान्य अणु क्या होगा बेटा हमारा? सभी परमाणु एक ही तत्व के या एक ही प्रकार के, एक प्रकार के सभी परमाणु एक प्रकार के हो, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा हमारा P4 फॉस्फोरस का अणु P4 अवस्था में। देखो समझना, स्वतंत्र रूप से तो नहीं हो, यहां तक दिख रहा है सभी को? को बेटा सभी को यहां तक दिख रहा है? मैं जहां तक दिख रहा हूं ये यहां से खत्म हो रहा होगा, लेकिन यहां तक जरूर दिख रहा है ना, इस जगह तक ऊपर से कट रही है, ठीक है। ऊपर से कट रही ना, इसका एक सॉल्यूशन अभी हो जाए। अब ठीक है बेटा, अब बराबर है। अब सभी बराबर है बेटा, चलिए। हाँ, तो जैसे, हाँ मैं बता रहा था कि परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वास्तव में परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो अणु होता है उसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व सदैव होता है। प्रकृति में सदैव हमें क्या मिलता है? अणु प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये इसी अवस्था में पाए जाते हैं। अणु, हाइड्रोजन तत्व का जो अणु होता है वो H2 अवस्था में स्वतंत्र पाया जाता है। क्लोरीन तत्व का Cl2 में पाया जाता है। Br2 में ब्रोमीन होता है हमारा, ठीक है। और बात करें, जैसे बात करें कि जैसे आयोडीन हो गया बेटा हमारा, तो ये हमारा I2 अवस्था में पाया था। क्लोरीन जो होता है ये F2 होता है। ध्यान रखना ये चीज काम आएगी, इन सभी सदस्यों को, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम बोलते हैं हेलोजन। का नाम क्या होता है? हेलोजन। वास्तव में ये सभी को मिलकर हम बोलेंगे, इन सभी को नाम देंगे हम हेलोजन, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? हेलोजन परमाणु, ठीक है। हेलोजन तत्व कहते हैं, वास्तव में हेलोजन तत्व कहते हैं, सम्मिलित रूप से हेलोजन परिवार भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यदि मैं कभी हेलोजन बोल दूं तो आप समझ जाना। और हेलोजन को हम लोग जनरली बताते हैं H2 से बताया जाता है। किससे बताते हैं? H2 से। चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन O2 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 की अवस्था में पाया जाता है। सामान्य अणु बता रहा हूँ, सामान्य अणु में क्या है? सभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जितने भी हमें दिख रहे हैं सभी के सभी क्या हैं? एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और बात करते हैं, जैसे हमारा हो गया P4 फॉस्फोरस, P4 अवस्था में पाया जाता है। फॉस्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है। शुद्ध रूप से हमारा कौन सा मिलता है? फॉस्फोरस P4 अवस्था में मिलता है। श्वेत फॉस्फोरस प्रकृति में सबसे पहले ज्ञात होता है, उसके बाद में श्वेत से हम रेड फॉस्फोरस बना सकते हैं, लाल फॉस्फोरस बना सकते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस बना सकते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ये इसके अपरूप होते हैं। ठीक है, होते हैं अपरूप। इसी परमाणु की अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाना, अलग अलग संरचनाओं में पाए जाना तो हम क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। वास्तव में इसको भी हम लिखोगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा P4 अवस्था होगी इसकी, ठीक है। सल्फर एसेट अवस्था में पाया जाता है, सल्फर एसेट अवस्था में पाया जाता है।
ध्यान रखना, प्रकृति में पाया है तो एसिड अवस्था में जाता है। कभी कभी एक प्लास्टिक सल्फर जो होता है वो S6 होता है और उच्च ताप पर हमें एस्टर अवस्था में भी सल्फर पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से आपको एसिड अवस्था में पाया जाता है। क्राउन शेप, ताज जैसी संरचना होती है। एसिड की संरचना कैसी होती है? ताज जैसी, क्राउन शेप, है ना, ताज होता है ना, इस प्रकार से पाया जाता है। देखो कि हम देखते हैं ताज होता है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से, या W बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर परमाणु है, ठीक है। ये हमारा सल्फर हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्राउन शेप में एसिड पाया जाता है। बात ध्यान रखना, सल्फर क्राउन शेप में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। P4 पतंग जैसी सरनाम पाया जाता है। P4 कौन से सरनाम पाया जाता है? पतंग जैसी सरनाम पाया जाता है। ये देखो पतंग जैसी सरनाम है, टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो, चतुष्फलकी भी बोल सकते हो, ठीक है। पतंग जैसी संरचना, लिखते रहना साथ साथ में ये चीजें, ठीक है। हाँ, पतंग जैसी सरनाम हमारा कौन पाया जाता है? P4 पाया जाता है। प्लास्टिक सल्फर S6 को मैं बोल रहा हूँ, प्लास्टिक सल्फर नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्लास्टिक सल्फर जो होता है बेटा हमारा, वो हमारा कुर्सी जैसी सरनाम पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? कुर्सी जैसी संरचना। तो ये होता है हमारा कुर्सी जैसी संरचना में कौन मिलता है? प्लास्टिक सल्फर S6 मिलता है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। कुर्सी जैसी संरचना में हमारा कौन पाया जाता है? प्लास्टिक सल्फर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। ध्यान रखना, प्लास्टिक सल्फर S6 को बोलते हैं। 6 कुर्सी जैसी संरचना होती है। कुर्सी संरचना और भी होती है, साइक्लोहेक्सेन की भी होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी आती है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इन चीजों को आपको याद रखनी, नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको जनरली आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों को। हाँ, यहाँ बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। S6 है हमारे पास में, S2 होगी संरचना, तो ये सल्फर इस अवस्था में पाया जाता है। एसेट में, S6 में, S2 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी अणु मैंने लिख दिए। ये सामान्य अणु है। सामान्य अणु क्या हुए? एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने हुए अणु क्या होंगे? हमारे सामान्य अणु हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा अणु जो होता है हमारा कौन सा होता है? यौगिक अणु। दूसरा अणु कौन सा होता है हमारा? यौगिक अणु। एक ही प्रकार के परमाणु, यानी एक ही प्रकार का तत्व हो गया मेरा मतलब, ठीक है। हाँ, एक ही प्रकार के, हाँ, अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हो, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, ठीक है, तो भिन्न भिन्न, इनिशियल लेवल पे आपको मैं भिन्न भिन्न परमाणु ही समझाऊंगा, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना मुझे टर्म में। तो अभी आप तो ये याद रखो कि भिन्न भिन्न परमाणु, एक से अधिक परमाणु से, ठीक है, एक से अधिक परमाणु से, भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने, अणु को यौगिक अणु कहते हैं। यौगिक अणु कहते हैं। इसके ऊपर हमने कल बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। यौगिक के अणु क्या, जो उसकी अनुपात होता है, क्या क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। यौगिक अणु जैसे बोल दे बेटा, जैसे उदाहरण देख ले, जैसे ये देखो HCl हो गया हमारा, ये HBr हो गया, HF हो गया और HI हो गया। ये सभी हमारे क्या है? अम्ल हैं, और ये हमारे यौगिक अणु भी हैं। अलग अलग दो परमाणु है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और आयोडीन। एक जल का, जल भी हमारा क्या होता है? यौगिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अमोनिया के बारे में बात करें, अमोनिया गैस याद रखिएगा बेटा, अमोनिया गैस तो NH3, अमोनिया गैस NH3, ये भी हमारा क्या हो गया? यौगिक अणु हो गया। इनका मुक्त रूप से प्रकृति में इनकी क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जा सकते हैं। क्लियर है बात? और बात की जाए ग्लूकोज, ठीक है, तो C6H12O6 ग्लूकोज। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, H2SO4। एक कोई क्षार भी लेते हैं जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसमें 3 परमाणु है, पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 परमाणु है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ पर?
सामान्य अणु में एक ही प्रकार के क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। यौगिक अणु में एक से अधिक प्रकार के क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। सभी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक आपको इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है। परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि परमाणु प्रकृति में किसी तत्व का परमाणु स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया भी जा सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से परमाणु हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? जैसे बात कर दें बेरिलियम, ध्यान रखना बेटा, बेरिलियम आगे आएगा हमारे क्या, बेरिलियम का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। बेरिलियम परमाणु होता है, बेरिलियम का अणु नहीं होता, Be2 अणु नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है? H2 लिखा हुआ आ जाए, Cl2 लिखा हुआ आ जाए, ब्रोमीन लिखा, Br2 लिखा हुआ आ जाए, Be2 लिख दे, Bu2 को काट देना, ध्यान रखना, Be2 को हटा देना। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेरिलियम होता है हमारा स्वतंत्र रूप में, हीलियम हो सकता है बेटा हमारा, ठीक है, हीलियम गैस हो सकती है हमारी, आर्गन गैस का परमाणु हो सकता है स्वतंत्र रूप में। ठीक है, और बोलते हैं कि जैसे हम बात कर दें क्रिप्टोन हो गए, जितनी भी हमारी अक्रिय गैसें होती है, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया है, रेडोन हो गया है बेटा हमारा, और ऑर्गेनिज्म जो नई हमारी क्या होगी यहाँ पे अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसें होती है, क्या होती है। जनरली ध्यान रखना जो परमाणु होते हैं, यहाँ पर कितनी बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ कि परमाणु को गैसीय अवस्था में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, परमाणु को गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में परमाणु क्या होते हैं, दूर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इनका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रकृति में इन परमाणुओं का, इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बात समझ आई? तो ये तो आपके क्या हो गए, इन परमाणुओं का हमारा स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, बात समझ आई? और बात की जाए कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इनके अलावा लिखा हुआ आ गया, जैसे क्या हाइड्रोजन परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो सकता है क्या? हाइड्रोजन परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हो सकता है क्या प्रकृति में? बोलो। सामान्य परिस्थिति में प्रकृति में क्या हाइड्रोजन परमाणु मिल सकता है क्या? क्या हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु मिल सकता है क्या? क्या नाइट्रोजन परमाणु में स्वतंत्र रूप से मिल सकता है क्या? हाँ बोलो, हाँ या ना? नहीं, ये हमें नहीं मिलेंगे। मैंने जो लिखे हैं ऊपर वही मिलेंगे। ये ऐसा लिखा हो जाए गलत है, बोल देना भाई ये बात गलत है, ये नहीं मिलता हमें, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता है, तो इनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये जो सामने आपकी कुछ चीजें लिखी हुई यहाँ पर, हीलियम, आर्गन, नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ऑर्गेनिज्म जो होता है, यह हमारा क्या होता है, अक्रिय गैसें। इनका नाम क्या होता है, अक्रिय गैसें बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें, इनर्ट गैसें हैं हमारी। वास्तव में यानी ये रिएक्शन नहीं कर सकती है। हालांकि बाद में हमारा आगे देखा गया तो जिनोन, रेडोन, ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिएक्शन कर सकती है।
या इनको दूसरा नाम मुझे आता है उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस भी कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें। लेकिन ध्यान रखना, जिनोन, रेडोन और ऑर्गेनिज्म क्रिया कर सकते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में करते हैं? फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ में करते हैं। किसी बच्चे ने पहले पढ़ा हो तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, केवल उन्हीं के साथ में करते हैं, बाकी के साथ में नहीं। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड बना सकते हैं, ये आगे जो लिखा हुआ है। उसके अलावा रेडोन और ऑर्गेनिज्म जो होती है हमारे रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय क्या है? अक्रिय गैस होती है। कैसे होती है? रेडियो सक्रिय। रेडियो एक्टिव क्या होता है बेटा? रेडियो सक्रिय हो गया, विकिरण, विकिरण मुक्त करता है। इनका नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अपना विकिरण मुक्त करता है। तो टूटता है वो विकिरण मुक्त करता है। तो जो अपने अंदर से विकिरण या ऊर्जा को मुक्त करते हैं बड़े बड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। रेडोन और ऑर्गेनिज्म और कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? तो आरएन और ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है? रेडियो सक्रिय होता है। कैसा होता है? रेडियो सक्रिय कहते हैं इनको ना, रेडियो एक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? इस प्रकार कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? आया ना? आया ना? चलिए, अब परमाणुओं का स्वतंत्र रूप से क्या होता है? हमारा अस्तित्व होता है। नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, संभावना दोनों है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अणु जो होता है बेटा, अणु का प्रकृति में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होना संभव है। ठीक है, तो बेटा अणु जो होता है, दूसरी बात ध्यान रखना कि अणु का प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। यानी ये प्रकृति में हमारे स्वतंत्र रूप से पाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने भी मैंने अणु पहले बताए हैं, सारे के सारे अणु हमारे हो गए, एचसीएल हो गए, किसी प्रकार का यौगिक अणु हो गया या हमारा किस प्रकार का हो गया, सामान्य अणु हो गया, इनका प्रकृति में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से क्या होता है? अस्तित्व होना संभव है। आया ना? बड़ा बात समझ में आ रही है? बच्चों को दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलो, एनी डाउट? आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद। अगली बात करते हैं कि नेक्स्ट अपरूप, आप नाम सुना होगा, अपरूप, एलोट्रोप, एलोट्रोप, अपरूप, अपरूप सुना होगा ना? अपरूप पूछा भी जाता है, इस तत्व का अपरूप क्या होता है? ठीक है, देखो अपरूप, एलोट्रोप नाम से लिखा है, रूप है एक नया ना भाई। अपरूप क्या होता है? किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व का अलग अलग रूप में प्रकृति में पाया जाना, हम क्या कहते हैं? उसके अपरूप कहते हैं। अगर एक ही अवस्था में पाया जाता तो हम उसको नहीं बोलेंगे अपरूप नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा भिन्न भिन्न संरचनाओं में पाया जाए, भिन्न भिन्न रूप में पाया जाए, रंग में पाया जाए, किसी भी प्रकार से भिन्नताएं पाया जाए, एक ही तत्व है, तत्व एक ही होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन में H क्या होता है? एक तत्व होता है। तो भिन्न भिन्न रूप से अगर वो चीज पाई जाती है, हमारा वो परमाणु, वो तत्व हमारा भिन्न भिन्न अवस्था में प्रकृति में ज्ञात होता है, तो इसे हम बोलते हैं अपरूप। जैसे मैंने आपको बताया था
कि सल्फर जो होता है वो S8 में भी पाया जाता है, S6 में भी पाया जाता है, H2O में पाया जाता है। ये तीनों ही सल्फर की क्या हो गई, तीनों अलग अलग क्या हो गई अवस्था हो गई है वास्तव में। और बचपन से आपने पढ़ा होगा जैसे कार्बन जो होता है उसके अलग अलग अपरूप होते हैं। कार्बन जो होता है उसका ग्रेफाइट अपरूप होता है, उसका हीरा अपरूप होता है, फुलरीन अपरूप होता है उसका, कोक उसका अपरूप होता है, चारकोल उसका अपरूप होता है। बात पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। कोक और चारकोल तो उसके क्या हो गया अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय रूप से उसके अपरूप कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन उसके क्या होते हैं अपरूप होते हैं। तो किसी तत्व की प्रकृति में अलग अलग रूप में, अलग अलग संरचना में या रंग में पाए जाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं अपरूप कहते हैं। ठीक है, जानना किसी तत्व, किसी तत्व, अब तत्व क्या होता है भाई, तत्व वो होता है बेटा जो ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु एक ही हो, सभी परमाणु एक ही हो, सभी कण एक ही प्रकार के हो, ठीक है, अलग अलग नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर जानना, ठीक है, उसको हमें देखो किसी तत्व के, तत्व की पहचान होती है, किसी भी परमाणु उसको पहचान देनी होती है। हिमांशु सर खड़े आपके सामने, हिमांशु जोशी खड़े हुए, तो हिमांशु सर के ये एक तत्व है, मैं पूरा हिमांशु से बना हुआ हूँ वास्तव में। तो हिमांशु सर है, ये अलग हमारे पुष्कर सर हो जाएंगे, तो पुष्कर सर एक अलग तत्व हो जाएंगे, तो तत्व हो गए, एलिमेंट हो गए हम लोग। ठीक है, आप हो, आप बच्चे हो, आपका एक अलग से आपके बने हुए, तो आप एक तत्व हो गए, पहचान हो गई है, पहचान करने के लिए। ठीक है, तो हिमांशु सर को H से लिख दिया, पुष्कर सर को P से लिख दिया वास्तव में। ठीक है, यहाँ पर हमारा तरुण है तो तरुण को T से लिख दिया, साक्षी है तो S से लिख दिया। तो इस प्रकार से तो किसी तत्व समझ में आ गया ना, एक अलग पहचान होगी उसके, वो सभी प्रकार से पूर्ण रूप से 100% वो एक ही होना, शुद्ध अवस्था में वो एक ही पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, तो किसी तत्व के प्रकृति में एक से अधिक रूप में, अब देखो यहां पर रूप क्या हो सकता है, रूप हो सकता है उसकी संरचना हो, रूप हो सकता है उसका रंग हो, गंध हो, अलग अलग प्रकार से एक से अधिक रूप में, संरचना या रंग में, जिसे हम पहचान कर सकते हैं, रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं, उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया तत्व कार्बन, तत्व हमने लिया है कार्बन, इस तत्व का प्रतीक होगा, तत्व का प्रतीक हम लोग कैसे लिखते हैं रसायन विज्ञान में, C से दर्शाया जाता है इसको, कार्बन को हम C से दर्शाते हैं। इसके अपरूप कौन कौन से होते हैं, इसके अपरूप जो होता है बेटा हमारा वो कौन कौन सा होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, फुलरीन, कोक, चारकोल, ये इसकी अलग अलग संरचना में, अलग अलग रूप में पाया जाता है वास्तव में। जैसे हम बोल दें कि हीरा जो होता है, अगर आपने देखा हो तो हीरे की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, चतुष्फल की होती है, ठीक नहीं होती, उसमें हीरा इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से चतुष्फलक के रूप में पाया जाता है, एकदम मजबूत संरचना में बना होता है, ऐसा बोला जाता है। हीरा जो होता है, जानना हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर, हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है हमारा वो कौन होता है, हीरा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर जो हमारा क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो कौन होता है, हीरा होता है। इस प्रकार से आगे से अगर कंटिन्यू करेंगे तो हीरे जैसी संरचना बन रही होगी, आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, इस प्रकार से हीरे जैसी यहाँ पे संरचना क्या हो रही, कंटिन्यू
लेकिन ग्रेफाइट पर क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट देखा होगा तो हमने, जैसे बेंजीन जो बना होता है ना ग्रेफाइट की संरचना, बेंजीन जैसे 6 कार्बन की 6 मेंबर की रिंग होती है वैसी होती है, परतें होती हैं। ग्रेफाइट में क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, परतें होती हैं। ऐसे 6 मेंबर की क्या होती है, रिंग बनी होती है। 6 मेंबर की क्या होती है, वलय का निर्माण हो जाता है, वलय बनी होती है, ठीक है, क्लोज संरचना होती है। अगर आप देखते हो ये इस प्रकार से हमारा क्या मिल जाता है, हो गया हमारा, ठीक है, चला यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है इसकी, ये अपना हीरा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, प्रकार से एक परत ऊपर चल रही है, एक ऐसी किसी परत वो नीचे आ जाएगी, एक ऐसी से परत क्या होगी, अलग अलग आएगी, परतें आ जाएंगी। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है बेटा, बात ध्यान रखना। पेंसिल की जो हमारी नोक होती है वो क्या होती है, पेंसिल की नोक हमारी किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। फुलरिन आपने देखा होगा, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, C60 बकी बॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हीरे की अलग अलग रूप में पाया जाता है, हीरा हमारे क्या होता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है, तो अलग अलग संरचनाओं में पाया जाता है। तो हीरा हो गया हमारा, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ठीक है। अब ध्यान ना, ये तीनों ही इसकी क्रिस्टलीय संरचना है, कौन सी है, क्रिस्टलीय अपरूप है, अलग अलग रूपों में दिख रहा है ना। हीरा और ग्रेफाइट में फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ये बताओ, अंतर है या नहीं है हीरा हीरा और ग्रेफाइट में, आया ना, संरचनाएं दिख रही है आपको दोनों की, अलग अलग है कि नहीं, आया ना, है ना। तो अलग अलग संरचना दिख रही है यहाँ पर, तो हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग है, ठीक है, बात समझ आई, एकदम अलग अलग इसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये अपना अलग हो जाएगा। फिर बात करेंगे फुलरिन, एक अपने क्या होता है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। कोक और चारकोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सॉफ्ट होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। ध्यान रखना, हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, कोक चारकोल क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, ठीक है। बात समझ आई, इसको मिटाता हूँ, इसको नोट्स में हम लिख देंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, हाँ या ना, किसी बच्चे को डाउट है क्या, हाँ या ना, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं अगला तत्व, जैसे हमारा हो गया सल्फर, अगला तत्व हमारा हो गया सल्फर। सल्फर का प्रतीक होता है हमारा S होता है। सल्फर कौन कौन से अवस्था में पाया जाता है हमारा, S8 अवस्था में पाया जाता है हमारा, S6 अवस्था में पाया जाता है हमारा, S2 अवस्था में पाया जाता है, ये उच्च ताप में मिलता है। S8 अवस्था कौन सी होती है बेटा हमारा, नहीं बेटा ये तो नॉर्मल बेसिक है अपना, तो बेसिक है, अपरूप वगैरह क्या होते हैं हमारा, बेसिक होते हैं ना इनको, तो बेसिक पढ़ा, पर अणु परमाणु वगैरह सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं सारे, बेसिक है, ठीक है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक तो बताइए ना, ठीक है। हाँ जी, चलो। एसेट अवस्था क्या होगी, एसेट अवस्था में बोल देंगे भाई इसकी क्या होती है सर, क्राउन शेप होती है, ठीक है। ये क्राउन शेप का होता है अपना, ताज जैसे सर थोड़े पहले बनाई थी अपन ने। प्लास्टिक सल्फर को हम S6 बोलते हैं, हम S2 जो होता है हमारा उच्च ताप पे पाया था। तो ये इसकी अलग अलग संरचना हो गई है, हाँ तक समझ में आ रहा है, याद रखना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्राउन शेप में ताज जैसे नाम पाया जाता है। S6 हमारा प्लास्टिक सल्फर होता है हमारा, तो हम क्या बोलते हैं, हम S2 अवस्था उच्च ताप पे पाया जाता है। उसी तरह से फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस को हम P से दर्शाते हैं, ये हमारा P4 अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, P4 अवस्था में होता है। अब P4 अवस्था में भी हमारा अलग अलग होते हैं हमारा, ठीक है। प्रकृति में सबसे पहले हमें कौन सा मिलता है, श्वेत फॉस्फोरस मिलता है। बात समझ में आ गई, प्रकृति में हमें कैसा मिलता है, श्वेत फॉस्फोरस मिलता है, व्हाइट फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फिर हमें इससे हम आइसोलेट करते हैं, इससे बनाते हैं नया, कौन सा बनाते हैं, लाल फॉस्फोरस। दूसरा कौन सा होता है, रेड फॉस्फोरस। बात समझ में, रेड फॉस्फोरस। और श्वेत और रेड फॉस्फोरस से अलग अलग ताप पे अभिक्रिया करा के हम चाहें तो ब्लैक फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, काला फॉस्फोरस बना सकते हैं, काला फॉस्फोरस बना सकते हैं। ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील किसलिए, इसलिए क्या बना रहा है, लाल से लाल फॉस्फोरस, ठीक है। अब इन दोनों के विलायक अलग अलग, विलायक में घुलनशीलता क्या होती है, अलग होती है।
काला फॉस्फोरस भी अगर देखा जाए तो इसके अलग अलग वो नाम होते हैं, अल्फा काला यानी ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा इसके अंदर कौन सा होता है, बीटा काला फॉस्फोरस। ये सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, एग्जाम में कभी पूछा जाता था, ठीक है। तो ये जनरल जो होते हैं जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा काम आते हैं, ये मैंने आपके सामने कुछ संरचनाएं लिख दी है, ठीक है। बात समझ आ गई, हाँ या ना? हाँ जी, ये आपके सामने सभी लिखे हुए अपने कि भाई ये इनकी ये अवस्थाएं पाई जाती है, S8 S6 S2 अवस्था पाई जाती है। फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस मिलता है, लाल फॉस्फोरस मिलता है हमारा, काला बीटा फॉस्फोरस मिलता है हमें, और अल्फा फॉस्फोरस मिलता है। ये सारी क्या होती है बेटा, इसकी अवस्थाएं होती है ना। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल हो गया हमारा, अपरूप क्या हो जाता है, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, डाउट है, यस और नो, बोलो बेटा। किसी बच्चों को यहाँ तक डाउट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब परमाणु लिखा है तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, परमाणु अब आपने बोल दिया है, देखो परमाणु, यहाँ पे हमें कुछ चीजें पढ़नी है कि परमाणु जो हो गया उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रही है, सब आपको ध्यान नहीं है, हमेशा काम करने के लिए। तो परमाणु के बारे में ही बात करें हमसे। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु जो होता है उसकी कुछ संरचना जो होती है, ठीक है। पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कि परमाणु बेटा आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आपका होता है परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है। और ये परमाणु के नाभिक के बाहर की तरफ एक वृत्ताकार क्या होता है, कोश होता है, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया बेटा, परमाणु जो होता है इस प्रकार से आपका क्या होता है, एक गोलाकार होता है बेटा हमारा। तो परमाणु के बारे में बात कर लें, गोलाकार संरचना जो होती है हमारी, क्या आपका क्या हो गया, परमाणु हो जाता है, ठीक है। और इसी परमाणु के सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर एक नाभिक होता है, बात समझ आ गई, क्या आपका क्या होता है, नाभिक होता है, ऐसे क्लियर है। जब हम बात करते हैं सेंटर में, एकदम केंद्र में क्या पाया जाता है, ये इसको हम बोलते हैं नाभिक बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ परमाणु के चारों ओर यहाँ पर क्या घूमता है, हमारा एक कण घूमता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। ये जो केंद्र में देख रहे हो इसको हम बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस, इस केंद्र वाले भाग को बोलते हैं हम नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है। परमाणु के नाभिक में मूल रूप से दो फंडामेंटल कण होते, दो फंडामेंटल यहाँ पे मूल कण, मूलभूत कण जो होते हैं वो दो होते हैं। वो हमारा होता है, एक होता है हमारा प्रोटॉन, कौन होता है, प्रोटॉन, हम P+ से दर्शाएंगे, इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, धन आवेशित कण होता है, कैसा होता है, धन आवेशित कण होता है, धन आवेशित कण होता है। आवेश की खोज किसने की, मूलिकन ने, ध्यान ना, आवेश आवेश जो होता है उसकी किसकी खोज किसने की, मूलिकन ने खोज की, ध्यान ना। मूलिकन तेल बूंद द्वारा आवेश की खोज की गई थी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर, अच्छा ये वाला बाहर वाला क्यों बात करते हैं, ये देख लो, ये जो बाहर जो कण है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे की थी जे थॉमसन ने की थी, किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। इसकी गोल्डस्टाइन ने की थी, ठीक है। जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये एक हमारा क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है, कैसा होता है, ऋणावेशित कण होता है। साथ साथ में लिखेगा बेटा, लिखते रहना,
बिना कॉपी पेन के आप क्लास अटेंड मत करना, साथ साथ में आप क्लास में जो जो लिखवा रहे हैं उसको साथ साथ लिखते रहना, लिखने से आपको चीज़ें याद रहेगी। ये हमारा ऋणावेशित कण होता है परमाणु का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। ये केंद्र में नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एक तीसरा कण और होता है, वो होता है हमारा कौन सा, न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन। ये मूल कण होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, एन नॉट से दर्शाया जाता है हमारा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है बेटा हमारा, ये हमारा कैसा होता है, उदासीन कण होता है। कैसा होता है हमारा, उदासीन कण होता है। न इस पर धनावेश होता है, न ही इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो तीन प्रकार के कण आवेश। देखो प्रकृति के बारे में बात की जाए, प्रकृति दगन हमारा क्या होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्लियर। तो उदासीन प्रकृति न्यूट्रॉन की उदासीन होती है, धनावेश होती है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। आवेश कितना कितना होता है, एक एक आवेश, एक प्रोटॉन पर एक धनावेश, एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश। न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं, जीरो वास्तव में। तो आवेश की मात्रा भी देख लेते हैं, इसमें आवेश की सामान्य मात्रा जो लिखते हैं हम, आवेश की मात्रा कितनी होगी, माइनस का एक आवेश, ये कितना होता है, प्लस का एक आवेश। पर नहीं है आवेश तो इस पर आवेश कितना होता है, जीरो आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज हमारे गोल्डस्टाइन ने की थी हमारे, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने खोज की थी। ये तीनों ही खोजकर्ता आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाभिक जो होता है, परमाणु में नाभिक होता है, इसकी खोज हमारे रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल वाला जो प्रयोग था, उससे बताया गया था कि यहाँ पर परमाणु में नाभिक नाम की भी कोई चीज होती है। बात समझ, पहले समझते कि हमारे पे परमाणु तो पदार्थ होता है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सभी क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर बाद में बताया था, हमारा रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक होता है इसके केंद्र में, ठीक है। क्लियर है। एक परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या जी, बात समझ में आगे। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़े कि जैसे बात कर दी जाए कि हमारे इन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। आवेश की मात्रा होगी तो आवेश की इकाई होती है हमारी कूलॉम। क्या होती है, इकाई क्या होती है, कूलॉम होती है, ठीक है। और इसकी जो कूलॉम की इकाई होती है वो हमारा कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम होता। -19 कूलॉम क्या होता है, इस पर आवेश होता है। वास्तव में आ गई, ठीक है। ये माइनस का है, इस पर आवेश कितना होता है, कूलॉम इसकी आवेश की क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है। क्या होता है हमारा प्लस का 1.6 टू 10 टू दी पावर 10 की घात, ठीक है, 10 टू दी पावर -19 कूलॉम होता है। वास्तव में आगे आवेश तो नहीं आएगी, आया ना, पक्का, ठीक है। और बातें करेंगे। ये जनरली हमारे परमाणु जो होता है ये हमारा इस प्रकार का होता है। यहाँ कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को, हाँ या ना, बोलो बेटा। चलिए भार के बारे में बात कर ली जाए तो बेटा भार जो होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है हमारा, का भार या द्रव्यमान बात कर लें, ठीक है। तो बेटा भार जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है हमारा 9.1, ठीक है, 9.8 इंटू 10 की घात -28 ग्राम होता है। किलोग्राम में बताओ सर, तो बेटा इसका होता 9.1 इंटू 10 की घात -31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 क्या होते हैं, हमारे ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ग्राम आपका अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये -31 याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम प्रोटॉन के भार के बारे में बात करें कि प्रोटॉन का हमारा भार कितना होता है, तो बेटा प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार, ठीक है, ये होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेटली थोड़ा चीज अगर लिख दूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना होता है, 24 हमारा क्या होता है, इसका ग्राम होता है।
अगर इसके केजी में बोल दें इसका भार कितना होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है बेटा, इसका केजी में क्या होता है, भार होता है। बात समझ आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन के भार के बारे में बात करें, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का भार होता है हमारा 1.674 या 75 बोल लो, ठीक है। तो 74 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। देखो लगभग भार समान है, थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा हमारा न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है, ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और इसका अगर केजी में लिख दे तो 1.674 10⁻⁻27 केजी इसका क्या होता है, भार होता है। बात समझ में आ गई। तो अगर भार देखा जाए, थोड़ा भार जो होता है, सबसे भारी कण अगर हम तीनों में से बोल दें, सबसे भारी कण कौन सा होता है, हमारा न्यूट्रॉन होता है। उससे लगभग बराबर भारी होता है और भार होता है हमारे किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। और उससे बहुत कम जो होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, बहुत ही कम का होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ऐसा समझना, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन के भार की तुलना में 1837 बोलो, 1838 बोलो या 1840 बोलो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1837 गुना हल्का होता है। वास्तव में एक प्रोटॉन बनाने के लिए हमें कम से कम 1837 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब जाके एक प्रोटॉन का भार हो पाए। वास्तव में तो एक प्रोटॉन के भार के इक्वल अगर हम बात करें, भार देखो भारी कितना है, आपको दिखा कि हमें अगर एक प्रोटॉन बनाना तो उसके लिए में 1837 हमें क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तब जाके एक प्रोटॉन का भार हो पाएगा। वास्तव में ये भार देखना बहुत हल्का होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन कण जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हल्का कण होता है, ठीक है। वास्तव में आ रही है यहाँ पर 1837, 1838, 1840 को फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग बुक में अलग लिखा हुआ, आपको तो ये लगभग क्या करना है, ठीक है। पीएच में पूछा गया था 1840 ग्राम, 1840 के लगभग पूछा गया था यहाँ पे। वास्तव में ऑप्शन में आपके डिफरेंस बिल्कुल एकदम अलग अलग आएगा, पहचान लोगे, हाँ या ना। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई समस्या होगी, एक बार वापस देख लेते हैं सभी को। भाई 3 कण होते हैं परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, उस परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के क्या होता है, नाभिक में, केंद्र जो होता है उसका नाभिक हो गया, ठीक है। तो नाभिक में 2 कण होते हैं हमारे, प्रोटॉन, मूल रूप से 2 कण होते हैं हमारे, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर आवेश धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तीसरा कण जो इलेक्ट्रॉन होता है, चारों तरफ घूमता है, वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, हमारा ऋणावेशित कण। कैसा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, कैसा होता है, ऋणावेशित कण होता है, ठीक है, वास्तव में। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। उदासीन हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ऋणावेश, कितना ऋणावेश होता है हमारा, एक, इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, पर कितना होता है, एक ऋणावेश होता है, पर क्या होता है, एक धनावेश होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर मैं कभी बोलता हूँ आंशिक आवेश, तो आंशिक आवेश का मान देखो, मान दोनों लगभग बराबर है, मान दोनों के ही लगभग क्या यहाँ बराबर है, बस यहाँ पर आगे साइन क्या है, अलग अलग है। अगर आपको दिख रहा हो इन दोनों के ही मान क्या है, लगभग बराबर ही दे रखे हैं, लेकिन साइन आगे क्या है, अलग अलग है। तो ऋणावेश लिखा हुआ, इस पर क्या लिखा हुआ, धनावेश लिखा हुआ है। वास्तव में यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, हाँ या ना, बोलो। आवेश के बारे में किसी को दिक्कत तो नहीं आ गई, यस और नो। चलिए फिर बात करते हैं, ये सारे मान आपको याद नहीं पड़ेंगे बेटा, ये सारे के सारे मान आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो फिर दूसरी बात करते हैं अपन भार के बारे में। ये इनका भार दिया गया, ये थोड़ा सा मैंने भार ज्यादा क्यों लिखा बताया है कि आपके बेटा ये इतना इसका भार होता है, 74 जो भार लिखा हुआ है, थोड़ा सा इससे क्या होता है, भारी होता है, हल्का सा भारी होता है, तो लगभग बराबर बोल सकते। भार एक्चुअली देखा जाए सबसे न्यूट्रॉन दिया होता है, सबसे भारी कण होता है हमारा, फिर न्यूट्रॉन का हमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये साइन जो है ना, ये बड़े का साइन है, ये क्या बता रहा है, ये बड़ा है नहीं छोटा है, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। फिर उससे बहुत 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 हल्का कौन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। कितना गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का 1837 गुना क्या होता है, हल्का होता है, 1837 गुना हल्का होता है। इसका मतलब ये हो गया, एक प्रोटॉन बनाने के लिए हम गुना इधर करेंगे ना, इधर गुना करेंगे, उसके लिए हमें 1837 हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन की आवश्यकता होगी, तब जाके एक प्रोटॉन के बराबर भार हो पाएगा।
हाँ या ना? बेटा बात समझ में आ रही है सभी को? सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम में बाहर पूछते हैं क्या मतलब? ये आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। एग्जाम में बाहर पूछते हैं क्या? बाहर बाहर, हाँ बेटा, बाहर, बाहर नहीं सॉरी, बाहर पूछते हैं, हाँ बेटा पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। बाहर पता होना चाहिए, बाहर आपको ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, देखो समझो, जो चीजें लिख रहा हूँ यानी वो एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। यहाँ उन्हीं चीजों को लिखा जा रहा है जो जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उन चीजों को बिल्कुल नहीं लिखेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आती है। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम लिखेंगे, जिनमें संभावनाएं हैं वो सभी आपको इस बोर्ड पे दिखेंगे, ठीक है। तो जो जो चीजें पूछी जा सकती है उन सभी को लिखेंगे। बात समझ आई? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो चीजें लिख रहे हैं नोट जो आपके पास में आएंगे उनको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना ऐसा है कि भूलो नहीं, पढ़ना भी ऐसा है कि भूलो नहीं। ये आज से 1 महीने बाद में पूछ लिया तो बेटा वो की वही चीज आपको बोलनी, जो सर ने बताया वैसी वैसी चीज बोलनी कि सर ये बताया, ठीक है। इसलिए बोला है मैंने कि लाइव रिकॉर्डिंग को भले आप बार बार देखो, सर सभी सब्जेक्ट को आप लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास में पड़ी हुई है जहां पर। ऐसी सुविधा कभी होता है क्या? ऐसा अपना ऑफलाइन में भी हो पाता है क्या? ऑफलाइन में अपने पास में सुविधा होती ही नहीं बेटा। क्या आप ऑफलाइन में याद कर लो कि सर ने 10 दिन पहले पढ़ाया था, उस दिन थोड़ी तबीयत मेरी हल्की थी, तो सर ने क्या पढ़ाया था, क्या क्या बोला था सर के, वो मुझे चेक करना है, नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ तो सुविधा, मैंने कल भी बताया था, ये सुविधा है, इसका उपयोग उठाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी मिली है तो उसका पूरा उपयोग उठाओ, इसका एक तरह से फायदा ही तो हो गया हमारे पास में। आप चाहो यहाँ आप समस्या ही नहीं है आपके सामने, आप चाहो जितनी बार पूछ सकते हो। यहाँ वापस डाउट पूछना है तो दूसरे दिन क्लास में डाउट पूछ सकते हो। चैट का ऑप्शन इस एप्लीकेशन में अपने पास में है, आप चैट के थ्रू पूछ सकते हो, सारी फैकल्टी होती है। अगर आपने देखा हो तो कल हमने एक एक वीडियो लिखा डाले थे, हमने हमने हमारे जो एक्स्ट्रा वीडियो डाले हुए थे पहले से, वो हमने वीडियो को अपलोड किए थे इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, सर ने पूछा सर वीडियो चल नहीं रहा है, उसको सेटिंग में, तो उसी वक्त चेंज कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा हमेशा चालू रहेगा, आप चाहो क्वेश्चन पूछोगे, आप चैट में लिखोगे सर क्वेश्चन बताओ या हमें समझ में नहीं आ रहा तो बता देंगे, वास्तव में, ठीक है। क्लियर है? चीज़ें जो सारी है वो सभी आपको बताएंगे। धन्यवाद तरुण। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे उसको बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं दी, तो मैं बताता हूँ, खोजकर्ताओं के भी नाम आपसे पूछा जाते हैं, तो बाहर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। खोजकर्ताओं के भी मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि किस किस खोज किसने की थी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो हमारे खोज की थी, ठीक है, खोजकर्ता हम लिख रहा हूँ, खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन ई माइनस से दर्शाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारी जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आज समय इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारे जे जे थॉमसन ने की थी। क्लियर? प्रोटॉन कण जो है उसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने, गोल्डस्टाइन ने। और अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ट्रिक भी बता देंगे, पहले इस प्रकार से याद करो, ठीक है, फिर याद नहीं होगी, एकदम ट्रिक भी बताएंगे। जेम्स चैडविक ने खोज की थी। नाभिक की खोज किसने थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। वास्तव में नाभिक की खोज किसने की थी? हमारे रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। वास्तव में आ गई। उसके अलावा आवेश की खोज किसने की थी? आवेश की खोज हमारे की थी मूलिकन ने, मूलिकन ने, मूलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा, तेल बूंद प्रयोग द्वारा,
मूल्यांकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा खोज की गई थी। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। बात समझ आएगी? ठीक है। आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात था वो हमारे जेम्स चैडविक ने, हमारे थॉमसन ने बताई थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? ये सभी खोज करता आपको ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ या ना? टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक के बारे में हमें बताया था मोजले ने। किसने बताया था? मोजले ने। ठीक है, मोजले ने बताया था हमें। साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि मोजले ने बताया था परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और परमाणु क्रमांक का दर्शाया जाता है हमारा जेड से। किससे बताते हैं? परमाणु क्रमांक सामान्य रूप से हम जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा दर्शाया जाता है। जेड द्वारा दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को हम बेटा जेड द्वारा दर्शाते हैं, जेड द्वारा लिखते हैं। तो हम आगे बात चलिए। हाँ बेटा, परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं और किसी परमाणु क्रमांक का ये बताता है कि आवर्त सारणी में उस तत्व की स्थिति क्या है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक ये बताता है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति को उसका परमाणु क्रमांक दर्शाता है। का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति को का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। ठीक है बेटा, आसम में आ गई। अब वो उसकी स्थिति क्या है? ठीक है, अब परमाणु क्रमांक का एक सूत्र होता है। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का सूत्र, परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का सूत्र तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा Z इज इक्वल टू, परमाणु है उदासीन परमाणु। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। ध्यान ना, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति होती है। तो परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, ये वाला सूत्र तो परमाणु के लिए भी लग जाएगा। परमाणु व आयन के लिए ये इक्वल टू P प्लस का क्या हो गया कि Z यानी परमाणु क्रमांक ये बताएगा बेटा हमारा कि उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो उसके परमाणु क्रमांक को दर्शाएगी। ठीक है, लेकिन एक दूसरा सूत्र और होता है हमारा कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है?
उदासीन होता है। तो ध्यान रखना कि परमाणु हमारा उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? परमाणु उदासीन होता है। उदासीन यानी न तो उस पर धनावेश होता है, नहीं उसमें क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु में धनावेशित कण प्रोटॉन, धनावेशित कण प्रोटॉन व ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु में धनावेशित कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है ना? क्लियर है? चलो, तो ये तो होगी परमाणु के लिए। परमाणु आयन दोनों ही निकाल सकते हैं, इसमें आयन होगा तो भी निकालता है, लेकिन केवल परमाणु हो तो एक दूसरा सूत्र होता है। तो उदासीन परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो ये जो सूत्र लिख रहा हूं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो ये सूत्र केवल किसके लिए होगा? परमाणु के लिए होगा, केवल परमाणु के लिए। परमाणु हमारा कैसा होता है? उदासीन होता है। आयन जो होता है वो उदासीन नहीं होता है। वो आयन जो होता है बेटा हमारा, आयन में कैसा होता है? धनायन होता है या ऋणायन होता है, उस पर कोई स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, उदाहरण से इस चीज को बताता हूं मैं। ठीक है, कि सपोज करो कि हमने लिख दिया है कि हमारे पास में परमाणु है, जैसे हम बात करते हैं ये आयरन हो गया, लोहा हो गया। लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है, पेरम बोलते हैं इसको लैटिन में। लोहे का प्रतीक क्या हो गया? पेरम। यदि इसका परमाणु क्रमांक, अब देखो क्या होता है कि कभी भी किसी तत्व का प्रतीक हमारा x है, ध्यान ना, किसी भी तत्व का प्रतीक हमारा क्या है? x है। ठीक है, तो यदि हमारा किसी तत्व का प्रतीक हमारा है x, तो यहां लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक, इस स्थिति पे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। और यहां पे लिखा जाता है हमारा ए होता है उसकी द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है? उसकी द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर x जो वो लिखा हुआ है वो क्या है? उस तत्व का प्रतीक लिखा हुआ है। ठीक है, z जो है वो क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व का क्या है? परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां लिख दिया हमने a जो होता है वो क्या होता है? उसकी द्रव्यमान संख्या, उसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर होता है। के बारे में हम बताएंगे आपको। प्लस एक चीज को ध्यान रखना, यहां मैं लिख दूं मैं n प्लस या माइनस। ठीक है, इस स्थिति पे उस पर कितना आयन है, कितना आवेश है लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा जो n होगा, तो n का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि n जो होता है वो होता है हमारा आवेश। ठीक है, यदि आवेश कब होगा? जब वो क्या होगा? अपना आयन होगा। उदासीन परमाणु के लिए निकालता है, ये कुछ स्थितियां होती है उसके लिए। यहां तक सभी बातें क्लियर है? ठीक है, अब उसी प्रकार से मैं बोलूं कि जैसे मुझे आयरन का एग्जांपल लिखना था। ठीक है, आयरन के लिए मैं बताता हूं बेटा, सपोज मैं अभी आवेश लूंगा, मैं केवल परमाणु कि ये आयरन है, यहाँ मैंने केवल इसका लिखा हुआ ये परमाणु क्रमांक। तो बेटा मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताओ इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? P+ लिखा हुआ है, यानी प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर परमाणु, ये क्या लिखा हुआ? सर आपने लिखा हुआ परमाणु क्रमांक, सर ने लिख दिया ये क्या लिखा है? ये परमाणु क्रमांक। क्या लिखा हुआ है? परमाणु क्रमांक। हमने एक सूत्र पढ़ा है अभी, क्योंकि परमाणु है, मैं तो ये बोल रहा हूँ परमाणु, इस पर कोई आयन तो आई नहीं, कोई आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, प्लस या माइनस लिखा हो तो वो आवेश हो जाएगा, आयन हो जाएगा। तो यानी कि अभी अभी सूत्र पढ़ा था, इस परमाणु जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। यानी कि सर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 26। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई इसके अंदर? 26। बात समझ आया ना? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं, आया ना? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
बोलो। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण बताना बेटा, आप लोग बताओगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या है ऑप्शन नंबर 1, 2, 16, 8, 32। बताओ इसका कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ हमारा ऑक्सीजन के लिए प्रतीक लिखा हुआ है, अब आपको बताना है इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, 8 है। यहाँ से वहाँ तक आने में, वीडियो आने में आपके लाइव स्ट्रीम पर 30 से 40 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं 30 सेकंड पहले पढ़ा चुका हूँ, ये ध्यान रखना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो समझो, आयन वाला के लिए देखते हैं हम। ठीक है, आयन लिख दिया, तो सपोज देखो आयन समझना, यदि ऋणायन है, ऋणायन जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा होता है, ऋणायन कैसे बनता है, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उतना ही वो क्या बताता है, ऋणायन बनाता। क्या बनता है, ऋणायन का निर्माण करता है। परमाणु जितने भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन का बनाता है। तो सपोज एक परमाणु है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, उसके यहां पर आएगा कितना आएगा, 2 माइनस लिखा हुआ है, या 2 आगे की तरफ -2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक परमाणु है, उसने सपोज 5 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिए हैं तो उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 5 माइनस, या माइनस का 5 लिखा। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ आ रही है तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऋणायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण किया जाता है, तो वो क्या बनाता है, हमारा ऋणायन का निर्माण करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यानी कि वास्तविक परमाणु में मेरे को पूछा जाए, तो वास्तविक परमाणु ये है। वास्तविक परमाणु कौन है बेटा, हमारा ये है। ये हमारा क्या, वास्तविक परमाणु, और ये हमारे क्या है, ऋणायन है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ऋणायन। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऋणायन। वास्तविक परमाणु तो ये है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बना रहा, आयन बना रहा। उसी प्रकार से धनायन जो होता है, धनायन यानी धन आवेश लगता है उसके ऊपर, आवेश कौन सा होता है, धनावेश। ठीक है, धनायन कैसे बनता है, जब परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, वो क्या निर्माण करता है, हमारा धनायन का। किसका निर्माण करता है, धनायन का। तो सपोज कोई हमारा ये है बी परमाणु है, उसमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, निकाल दिया, तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा, वो कौन सा धनायन होगा, 3 आवेश हो जाएगा। यदि मैंने उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाला होता, माइनस कर रहा हूँ, देखो माइनस का साइन है, तो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला होता
तो वो कितना होता है, उसके ऊपर एक धनायन आता है। अच्छा, इसी समीकरण को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं हम केमिस्ट्री में, अथवा करके लिख देता हूँ। इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं, ये बी 3 प्लस, और यहां पर आ जाएगा प्लस का क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बी परमाणु हो गया, प्लस आया है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। बात समझ, तो जो इधर होता है वो उधर जाएगा, तो इससे क्या होगा, साइन में क्या होगा, उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो परमाणु ये है और ये इसके क्या है, धनायन है, इसका क्या है, धनायन लिखे हुए। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण करता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनाता है, हमारा धनायन का निर्माण करता है। बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है। क्लियर है सभी को, क्लियर हो तो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। ये मैंने लिख दिया है कि N3 माइनस आयन, N3 माइनस आयन ये है 7, N3 माइनस आयन 7। अगर इसमें बोलूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7। प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, तो बेटा अब इस N3 आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस है, 3 माइनस यानी 3 जुड़ गया ना। देखो क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा उतना क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। यानी वास्तविक रूप से जो नाइट्रोजन परमाणु था, जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब जाके हमारे क्या बना, 3 माइनस आयन बना, ठीक है। तो यानी कि इसमें 3 प्लस 7 करके देख लो कि पहले उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे, उदासीन परमाणु जो था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 7। 7 प्लस 3 करके देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। वास्तविक रूप से इसके पास में कितने होंगे, 10 तो इलेक्ट्रॉन है और 7 इसके पास में क्या है, प्रोटॉन है। बात समझ यहाँ पर सभी को क्लियर है ये बात। चलिए बिल्कुल सही, तो अगला क्वेश्चन आप करो, बताओ। ये सल्फर दे रहा हूं और सल्फर का तो बताओ आप, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन की संख्या तो मैं बताता हूँ, प्रोटॉन की संख्या तो मैं बताता हूँ, तो प्रोटॉन की संख्या आपको देखने आती है। प्रोटॉन की संख्या तो इसके अंदर है 16, तो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन। आप बच्चा बेटा ये बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। नहीं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। बताओ कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। प्रयास करो वापस एक बार और। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने हो गए, में ये सल्फर था ना, तो ये सल्फर परमाणु देखते हैं। इस परमाणु में प्रोटॉन थे हमारे 16,
इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 16। हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो सल्फर पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पर क्या आ गया? 2 माइनस आया। प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित नहीं है तो प्रोटॉन अभी भी कितना है? 16। तो 2 + 16 करके देखो इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा? 18 आएगा। बात समझ? अच्छा, मैं इस जगह धनायन बना दूं तो धनायन में क्या करना आपको? निकालना है। धनायन में आपको क्या करोगे? हटाओगे। तो जैसे सपोज करो कि ये एल्यूमिनियम है 13, इसमें से मैंने इसका धनायन बनाया 3+ आ गया, ठीक है। तो 3+ आया, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यानी कि इस जगह बात की जाए इस आयन में तो इसमें प्रोटॉन देखो, पहले वाले में कितने थे? प्रोटॉन थे हमारे 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे हमारे? 13 थे, क्योंकि ये क्या था? हमारा परमाणु था। ये क्या था? हमारा परमाणु। और ये हमारा क्या है? आयन। तो आयन में कितना हो जाएगा बेटा हमारा? प्रोटॉन इसमें कितना था? पहले जितना ही रहेगा, 13 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हटा दिया, घटा दिया, ठीक है। तो 13 में से 3 चले गए तो कितने बचे? 10 इसके पास में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होंगे इसके पास में 13 होंगे। कहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर समझ में आ रही हो तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको अगले पेज पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगले पेज पर देखो बड़ा, बताओ एक कैल्शियम है, कैल्शियम 2+ में प्रोटॉन तो मैं बता रहा हूं आपको, या आयन लिखा हुआ है, प्रोटॉन तो इसमें है 20। आपको केवल बताना है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बताओ बेटा। कैल्शियम का मैंने अंदर बता दिया, प्रोटॉन बता दिए, आयन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। बताओ बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, देखो सोचो। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। ए यहाँ पर 10 है, बी ऑप्शन में यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 ही लिख दिया, सी ऑप्शन में लिख दिया इसके अंदर 18 लिख दिया, और डी ऑप्शन में मैंने इसके अंदर लिख दिया 22 लिख दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत बढ़िया, पहले से बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आप लोगों ने पहले से इसका आंसर बता दिया है, बहुत बढ़िया। 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों कि सर ये हमारा था कैल्शियम का परमाणु, ठीक है। तो इस परमाणु में प्रोटॉन कितने थे हमारे पास में? 20 थे। इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में कितने थे? 20 थे। जब आप धनायन बनाएंगे, धनायन बनाओगे तो उस पर कितना लगा दिया सर ने? 2+ लगा दिया। क्या हमने इसके अंदर से कितने निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिए गए। तो प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं इसके पास में? 20 रहे हैं। लेकिन 20 में से अगर 2 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे हमारे पास में? 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है क्या आज की क्लास में? यहाँ तक ऐसी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कि कोई अच्छे सुझाव हो तो हमें बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इस YouTube चैनल के लिंक को, हमारे एप्लीकेशन को ज़्यादा से शेयर करो, क्योंकि लाइव क्लास ऐसा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइव क्लास बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन में लाइव क्लास बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन हो गया, हमारे यूट्यूब चैनल पे हो गया, तो यहाँ पर लाइव क्लास कोर्स वाइज बिल्कुल फ्री है। वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री है। स्टडी मटेरियल का बस पैसे लगेंगे यहाँ पर, टेस्ट सीरीज के पैसे लगेंगे, वरना बाकी पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं दे। पढ़ाने के लिए हम लोग कोई पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाने के यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जो फायदा है ना बेटा, ये फायदा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को दो, ठीक है। किसी को शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। तो जितने आपके दोस्त थे भाई, किसी की परिस्थिति कोई भी हो सकती है, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद में हम आगे प्लान करेंगे, स्कॉलरशिप की टेस्ट रखेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट में भी जिसके जितने नंबर आएंगे,
अगर अच्छा विद्यार्थी होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, तो हम उसको तो यहाँ पे पूरी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी उसमें भी हम उनको फ्री देंगे, स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, आप पढ़ो, पढ़ने में कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ने में हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस बेटा इस चीज़ को शेयर करो। ठीक है, किसी का फायदा हो सकता हो तो इसमें जरूर। ठीक है, अपना ध्यान रखो। ठीक है, कोरोना काल में बिल्कुल ध्यान रखो, सभी जन अपना ध्यान रखो। ठीक है, और पढ़ाई बराबर करो, निरंतर पढ़ाई करते रहो। एग्जाम आपके आगे नहीं किसके, आपको नोटिफिकेशन देख लिया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, यदि कोई डाउट हो तो पूछते रहो। ठीक है, आया ना, क्लियर? और कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो बेटा। ठीक है, लिंक आपके पास में है, यूट्यूब चैनल आपके पास में, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करो, बच्चों को फायदा दो। ठीक है बेटा, क्लियर है? और कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो कि नहीं इसे पढ़ाने में, इस फैकल्टी से, हमारे इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। ठीक है, आप बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे, वो हमारी कमियां हमें बताएगी। फीडबैक है आपका, आप हमें कमी नहीं बताओगे, आप फीडबैक बताओगे। ठीक है, कि ये फीडबैक है, ये हमें सुधार होगा, यहाँ पे दो जनों का भला करोगे, प्लस एक भला आपका करोगे, आपके साथ पढ़ने वालों का भला करोगे, एक इस फैकल्टी का भी भला करो। अगर कोई कमी होगी उसमें हम सुधारेंगे, वो सुधार करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, उस इम्प्रूवमेंट से फ़ायदा क्या होगा, आपसे आगे आने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा। तब हम किसी का फ़ायदा करें, कहाँ नुकसान हो। बात समझ? तो अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताओ। बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी बेटा, दिक्कत नहीं। लेकिन कल जैसे बताया था हमने कि आपको प्रयास बराबर करना है, प्रैक्टिस बराबर करना है, पढ़ना बराबर है। ठीक है, तो पढ़ना बेटा आपको बराबर है। ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? बंद करें आज की क्लास को? हाँ बेटा, अभी तक तो नोटिफिकेशन ही बता रहा है 11 जुलाई को ही है एग्जाम। ठीक है, अभी तक तो 11 जुलाई को ही है, और आपको तैयारी भी 11 जुलाई के हिसाब से करनी है। हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है कि आगे खिसकेगा। आज समय आप तो तैयारी अपनी 11 जुलाई के हिसाब से ही करो। ठीक है, अगर आगे खिसक भी गया एग्जाम तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें उम्मीद बिल्कुल मत लगाओ कि आगे खिसकेगा, हम 11 जुलाई ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से प्रयास करना है। खिसक गया आगे, अगर पोस्टपोन हुआ तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमें तो समय मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप यही अभी तक लिखा हुआ नोटिफिकेशन को क्लियर बात मान के चलिए। हमारा बहुत सारे बेटा वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 11 जुलाई तक, मई चल रहा है, जुलाई तक तो बेटा संभावना पूरी ये भी है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन चल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने की संभावना इस बार। पिछली बार वैक्सीन नहीं थी, इस बार वैक्सीन है। ठीक है, तो अभी तक तो आप यही मान के चलिए कि एग्ज़ाम तो उसी डेट को होने को मान के चलिए, पिछले साल वाली कंडीशन नहीं हो सकती, तो आप तो प्रयास करते रहो। ठीक है, बंद कर दे क्लास को, और कोई दिक्कत तो नहीं है? बंद करें क्लास को? अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना। ठीक है, एप्लीकेशन शेयर करना। ठीक है, पढ़ाने का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाने में कोई चार्ज नहीं है, आप सभी फैकल्टी पढ़ाएगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, इवन वीडियो क्लास के कोई पैसा नहीं। ठीक है।